वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कि जो मैटर होता है टेम्परेचर के साथ चेंज करने पे क्या वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। ठीक है, क्या एक मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है भाई जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि वाटर कि जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में भी होता है ना, लिक्विड की फॉर्म में तो होता ही होता है, और वेपर की फॉर्म में भी होता है ना। जब आप इसको गर्म करते हो, ठीक है, तो वेपर्स निकलते हैं ना, और जब आप इसको फ्रीज में रख देते हो तो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। और ये क्या है? गैसेस फॉर्म में। तो जो वाटर है वो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस फॉर्म में भी। क्लियर है? अच्छा, वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इस फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। चलो, अच्छा एक बात बताओ कि वाटर था, ठीक है, या फिर आपने ली आइस, और ये आइस जब वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई, मतलब ये सॉलिड स्टेट से जब ये लिक्विड स्टेट में आई, है ना, तो क्या हुआ होगा ऐसा, है ना। जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये भी एक मैटर की फॉर्म है, ये भी एक मैटर की फॉर्म है ना। तो जो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, ठीक है, वही जानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने पे आइस वाटर के अंदर कैसे कन्वर्ट हुई, क्या हुआ ऐसा, और वाटर जो है जो लिक्विड फॉर्म में था वो गैसियस फॉर्म में कैसे गया टेम्परेचर बढ़ाने पे, मतलब उसके वेपर कैसे बने, है ना, वो गैस कैसे बना, गैसियस फॉर्म में वो कैसे गया। क्लियर है? यही आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो आपने क्या किया, आइस, ठीक है, और ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने डाल दी आइस, और आपने इसको किया हीट। ठीक है, आइस डाल दिया आपने इसके अंदर और इसको कर दिया आपने हीट। ठीक है, इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और आइस किसकी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में। अगर आइस सॉलिड की फॉर्म में है तो आपको सॉलिड्स की प्रॉपर्टी तो याद होगी। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक ये सॉलिड लिक्विड गैस नहीं पढ़ा है तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप अलग अलग वीडियोस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक कंपाइल वीडियो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आप उस एक वीडियो से भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट ले सकते हो, मुश्किल से 10-12 मिनट की। तो जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इनके बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में। टाइटली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो जब हमने यहां से इसको हीट किया, है ना, हीट किया, तो हीट करने के बाद ये जो आइस की फॉर्म में था ये मेल्ट होके वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। क्या हुआ यहाँ पे? मेल्टिंग हुई। क्या हुई? मेल्टिंग। ये मेल्ट होके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है
चलो ये बाद में देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वो सब। तो हुआ क्या होगा कि जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं ना, लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। बोल सकते हैं कि इनके अंदर अगर ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनके अंदर पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स इनके अंदर कम होती है, ठीक है। तो हीट देने पे ऐसा क्या हुआ है ना कि जो ये पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे, स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो कन्वर्ट हो गए इसके अंदर। देखो जब हमने यहां पे टेम्परेचर अप्लाई किया, इसको ना हीट दी, इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका, तो यहां से जब टेम्परेचर दिया तो वो जो हीट थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था ना, स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो ना वाइब्रेट करने लग गए बहुत ज्यादा, ठीक है। वाइब्रेटिंग मोशन शो करते हैं ये सॉलिड्स, ठीक है। जब हमने इसको हीट दी तो ये बहुत स्पीडली वाइब्रेट करने लग गए, और बहुत स्पीडली वाइब्रेट करने लगे तो क्या हुआ, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर थी वो धीरे धीरे वीक होने लगी, ठीक है। वाइब्रेशन बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हुआ, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड्स के अंदर हाई था वो धीरे धीरे फोर्स कम होने लगी, और जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होगी तो सीधी सी बात है वो दूर दूर जाएंगे, तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस भी यहां बढ़ने लगा। कब बढ़ने लगा, जब हमने यहां पे इसको हीट दी, टेम्परेचर नीचे से इसको दिया, हमने इसको बदल पे रख दिया, नीचे से टेम्परेचर हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो पहले टाइटली पैक्ड थे वो हीट एनर्जी को गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद उनके अंदर जो वाइब्रेटिंग मोशन है वो ज्यादा हो जाएगी, और वाइब्रेटिंग मोशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनके बीच में वो वीक होने लगेगी और पार्टिकल्स दूर दूर होने लगेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, क्लियर। अच्छा अब देखो इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये आइस की फॉर्म में था, वाटर सॉलिड था, तब भी 0 डिग्री सेल्सियस, और जब ये मेल्ट होकर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया तब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो बात ये आती है कि हमने यहां जो टेम्परेचर दिया था, जो इसको हीट दी थी, वो हीट गई कहां, है ना, ये हीट गई कहां, ठीक है। अब ये जो हीट हमने दी थी वो कहां यूटिलाइज हुई, वो यूटिलाइज हुई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको वीक करने में, और पार्टिकल्स की एनर्जी को इंक्रीज किया, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो टेम्परेचर था, जो ये हीट थी, इसने जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर जो हमने इंक्रीज किया, हीट जो थी वो सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि वो जो हीट हमने दी थी वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने में लगी, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट भी कहते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। तो ये लेटेंट हीट हुई ना, छुपी हुई हीट हुई, क्योंकि ये डायरेक्ट दिखाई दे नहीं रही है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट आ नहीं रहा है, इनडायरेक्टली यूज हो रही है ये किसके अंदर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में यूज हो रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यहां से यहां जो कन्वर्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्चुअल में होती क्या है, अगर आपके पास 1 kg कोई सब्सटेंस है, ठीक है,
उसको कन्वर्ट करने के लिए, है ना, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उसको मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। तो लेटेंट हीट क्या होगी, 1 kg ऑफ एनी मैटर, सॉलिड है वो, उसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, ठीक है, मेल्टिंग होगी उसकी, तो 1 kg है वो, ठीक है, तो उसके लिए कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी उसको ना, वो उसके लिए हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्यों कहा, क्योंकि ये लेटेंट जो हीट है वो कहां यूटिलाइज हो रही है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी है ना उसको इंक्रीज कर रही है, उनके बीच में जो स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको कम कर रही है। क्लियर हुआ? अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, है ना भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी हमने मेल्टिंग की बात की यहाँ पे, ये मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, है ना भाई, आइस थी वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई, तो एक कोई ना कोई एक सब पॉइंट होगा जिसके ऊपर वो मेल्ट हुई होगी, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, ठीक है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये जोड़ लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो होगा जब भी आपके पास कोई एक मैटर होगा वो मेल्ट हो जाएगा जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, या फिर हम ये कहें कि मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर किसके लिए, किस चीज के लिए, मेल्टिंग के लिए, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मल कंडीशंस पे, ठीक है, आप वहां कोई एक्सपेरिमेंट ना कर रहे हो, आप रूम टेम्परेचर या फिर आप नॉर्मल कंडीशंस पे अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये काम कर रहे हो, तो वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, उसकी बात कर रहे हो। अब वैक्यूम में नहीं कर सकते ना, ये वैक्यूम की बात नहीं है, ठीक है, आप रूम पे बैठ के, घर पे बैठकर आराम से कर सकते हो, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हो जाएगा मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई देखो मेरे पास ये ए है सॉलिड, ये कोई बी सॉलिड है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास आया 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का आया मेरे पास मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है भाई। ये एक जो बी था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, मेल्ट हो गया, और ए हुआ 250 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुआ। तो क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी लेटेंट हीट भी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूं कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो वहां पे स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी भाई, तभी तो वहां पे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ी ना उसको मेल्ट कराने के लिए भाई, स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना वहां पे। ए के जो पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रोंग फोर्स होगी एज कंपेयर टू बी। हालांकि दोनों सॉलिड हैं, लेकिन फिर भी जो ए के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि इसका क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बताता है ना, कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके अंदर ज्यादा है वो बताता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके अंदर ये फोर्स भी ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड जो था हमारे पास, उससे हमने वाटर के अंदर तो उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया ये, है ना, आइस जो थी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर जो ये वाटर है अगर ये वेपर्स के अंदर चला जाए, मतलब ये गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और भाई, है ना, एक बात और, इससे पहले वाला जो था उसके अंदर एक पॉइंट और देख लेते हैं, वो मिस हो गया था अभी
ध्यान आया कि जो पार्टिकल्स हैं आइस के और उससे जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, उससे जो वाटर बना था वो, इसका टेम्परेचर भी था 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और इसका टेम्परेचर भी था 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ कि आइस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी या फिर वाटर के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, है ना? किसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, आइस के पार्टिकल्स के पास या फिर वाटर के पार्टिकल्स के पास? ठीक है, तो यहां जो वाटर प्रेजेंट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसके पास, इसके जो पार्टिकल्स होंगे इनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि इनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर अभी भी आपको ये बात समझ में आ गई कि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हायर क्यों होगी, तो बहुत बढ़िया। और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। जब ये आइस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और जब मैंने यहां पे इसको हीट दी, हीट सप्लाई करी, तो हीट सप्लाई करने के बाद ये आइस से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर। हालांकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ वाटर का, लेकिन जो पार्टिकल्स थे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग थी और यहां पे कम हुई, और यहां जो पहले वाइब्रेटिंग मोशन उनके अंदर स्लो थी, टेम्परेचर ज्यादा करने पे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हुई, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इसीलिए जो वाटर होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हायर होगी। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट की वजह से। ठीक है, अब क्या किया इनके पार्टिकल्स ने बेसिकली कि जो आप हीट यहां दे रहे थे ना, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसके अंदर कन्वर्ट हो गए, तो इनके पार्टिकल्स जो बने, इनके पास हीट ज्यादा है ना एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल्स। तो हीट अगर ज्यादा होगी, टेम्परेचर अगर इनका ज्यादा होगा, पार्टिकल्स का हीट ज्यादा होगी ना इनकी, तो गेन कर रखी इन्होंने, जिसको हमने लेटेंट हीट कहा था। तो इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, हायर होगी। क्लियर है? चलो, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जो ये वाटर है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वेपर्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहां पे भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया होगा, है ना, इंक्रीज किया होगा, हीट दी होगी इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हीट दी, तो सेम टू सेम काम होगा जो यहां हुआ था। जब यहां से हम यहां आए थे, जो काम हुआ था वही सेम टू सेम काम होगा। क्या होगा कि ये जो वाटर है, ये जो वाटर के पार्टिकल हैं, ये दूर दूर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इनके अंदर बढ़ जाएगा। जब ये आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हुए, पहले इतना था फिर इतना हो गया, इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप इनको और हीट करोगे तो क्या करेंगे, और एनर्जी गेन करेंगे। ये और एनर्जी गेन करेंगे तो क्या करेंगे, और फास्टली मूव करने लगेंगे, और फास्टली मूव करने लगेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो जाएगा और पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर या फिर हीट इसको अंदर और देंगे तो ये क्या होगा, इनके अंदर ये पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स वीक हो जाएगी, और गैसेस की यही तो खास बात होती है कि ये फ्रीली मूव करते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। आई थिंक समझ में आ गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब ये देखो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था मेल्टिंग। जब ये सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ था तो हमने क्या कहा था, ये मेल्ट हो गया, मेल्टिंग हो गया। अगर ये इससे
लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा, बॉयल हो जाएगा ना, तो बॉइलिंग हो जाएगा। तो बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, है ना भाई, ये भी मिनिमम टेम्परेचर होगा जहां पे कोई एक मैटर होगा वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी कि द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, जहां पे क्या होगा, कोई भी मैटर मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी वही है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, जहां पे क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वही क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन है, वाटर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी होंगे ना, तो ये बॉयल होगा तो वेपर की फॉर्म में जाएगा। तो यहां पे कौन है, वेपर्स है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें और पूछें कि बताओ कि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इस टेम्परेचर पे या फिर इनके पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप फटाफट बता दोगे कि इनके पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां पे भी जब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे उन्होंने हीट एनर्जी क्या दी, उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया, और हीट एब्जॉर्ब किया मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर उतना ही है ना, देखो यहाँ पे भी इतना ही, यहाँ पे भी इतना ही, टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन क्या हुआ, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिससे उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। चलो, ये बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये सारा हो गया क्लियर। चलो, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है। और वो ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं ना। एक तो होता है केल्विन, एक होता है डिग्री सेल्सियस, और एक होता है फारेनहाइट। तो फारेनहाइट तो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। तो हमें पढ़ना है रिलेशन इन दोनों के बारे में। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर जो केल्विन में दे रखा है उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री सेल्सियस में देना है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लियर। देखो, केल्विन जो होता है ना, हम बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 273 केल्विन के इक्वल होगा, ठीक है, 273 के इक्वल। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो केल्विन स्केल में कितना होगा, तो हमें क्या करना है, बस 273 प्लस 37 इसको ऐड कर देना है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इसके बराबर होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस 274, 37 किसके इक्वल हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, 310 केल्विन। हमारा टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, और अगर केल्विन स्केल की बात करें तो ये होता है 310 केल्विन। तो आप ऐसे करके ना, इससे किसी भी टेम्परेचर को निकाल सकते हो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप केल्विन में उसको आराम से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस दे रखा है और आपको क्या करना है, उसके अंदर 273 ऐड करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर इन केल्विन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, टेम्परेचर इन केल्विन। और अगर आपके पास क्या दे रखा है, केल्विन दे रखा है, और आपको क्या करना पड़ेगा,
उसमें से 273 फिर माइनस करना पड़ेगा अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 310 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो बताओ वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन दे रखा है, तो क्या करेंगे माइनस 273, कितना आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये और ये तो कब होगा कि जब हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो केल्विन मिलेगा, केल्विन के इक्वल होगा। और अगर केल्विन दे रखा होगा और डिग्री सेल्सियस पूछ रहा होगा तो हम उसके अंदर 273 माइनस करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसी को रीअरेंज भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो कोई ये कहे कि सर ये रीअरेंज भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 273 इज इक्वल टू के है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो के माइनस 273, यही तो लिखा है नीचे, है ना, यही लिखा है ना, के माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा हो तो आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो केल्विन दे रखा हो तो डिग्री सेल्सियस में उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलो अभी फटाफट ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है ना, क्या क्या देखा उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक जो मैटर होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है। अगर मान लो कि सॉलिड है, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड के अंदर और ये कन्वर्ट हुआ गैस के अंदर। कब हुआ, जब मैंने यहां से अगर मैं यहां गया तो मैंने क्या किया, इसको हीट। क्लियर है, और ये जो लिक्विड है इसके अंदर से मैं यहां गया तो मैंने इसको क्या किया, हीट दी। ठीक है, और अगर मुझे वापस गैसेस फॉर्म से लिक्विड में आना पड़ेगा ना, लिक्विड मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट किया तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ठंडा करना पड़ेगा। यहां से अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कूल करना पड़ेगा। क्लियर है, हीट हीट कूल और यहाँ पे इसको ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, जब सॉलिड से ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो हमने पढ़ा कि इसका क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ ना, मेल्ट हो गया ये। ठीक है, और यहां से जब ये यहाँ कन्वर्ट हुआ तो हमने क्या कहा इसको कि ये बॉयल हो गया ना, बॉइलिंग हो रहा है इसका। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो सॉलिड है, देखो ये पहले तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ और लिक्विड से फिर ये गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर ये कहें कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए ना, लिक्विड स्टेट आए ही ना, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये वाली स्टेट आए ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे कि जो सॉलिड है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली, वो सब्लिमेशन होगा। ठीक है, चलो तो इतना हमने आज पढ़ा। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आज हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा, कल हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे और जो ये सब्लिमेशन है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।